हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। अभी हम पहुंच गए हैं हमारे नेक्स्ट लेसन 6 पर। ठीक है, लेसन का नाम होगा जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। ये कि हमारा फर्स्ट टॉपिक, और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दो ही टॉपिक होने वाले हैं, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नाम को सुनकर आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, इतने ईजी है ना। एक बार आप एक को कीजिए, दूसरा आपको धीरे धीरे अपने आप ही आ जाएगा। समझ पाए, दूसरे की मीनिंग को समझना पड़ेगा आपको, बाकी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम रिवाइज करते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में क्या किया, ताकि आपको भी थोड़ा ऑकवर्ड आगे चलते हुए ना लगे। अगर कोई बच्चा ऐसी वीडियोस देख रहा है, कहने का मतलब है ये वीडियो देख रहा है, तो उसको भी पता चल जाए कि हमने क्या क्या किया है। भाई लेसन 1 में हमने एंशिएंट सुपरनैचुरल बिलीफ मींस हम क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास टर्म आई थी साइकोपैथोलॉजी। साइकोपैथोलॉजी मींस हम स्टडी कर रहे हैं मेंटल डिसऑर्डर्स की साइंटिफिक वे से, जिसको हम साइकोपैथोलॉजी कहते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी में मेंटल डिसऑर्डर्स पर सबसे ज्यादा स्टडी हुई है। ओके, अब मेंटल डिसऑर्डर को एंशिएंट टाइम में टेक्नोलॉजी की वजह से या डाइटरी पावर की वजह से ऐसे कंसीडर किया जाता था कि जादू टोना किया जा रहा है विच क्राफ्ट के थ्रू, भूतिया प्रेत, इस तरह की बातें होती थी। फिर बायोलॉजिकल मॉडल किया, फिर सिगमंड फ्रॉइड के बारे में हमने स्टडी किया। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ये सिगमंड फ्रॉइड का टॉपिक है सारा का सारा। फिर हमने जो बिहेवियरल अप्रोच और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को स्टडी किया। बात करें सेकंड चैप्टर में, तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोपैथोलॉजी, जितने भी डिसऑर्डर्स है, मेंटल डिसऑर्डर्स, उनको क्लासिफाई कर दिया गया, एक कैटेगरी में डाल दिया गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स देख सकते हैं, उसके एग्जाम्पल भी मैंने करवाए थे। सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर, डिप्रेसिव, एंजाइटी, जितने भी हैं सभी की सभी हमने यहाँ पर है जो इसको क्लासिफाई किया है। ये आप समझने के लिए इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर हमने डेवलपमेंटल पैथोजेनिस के बारे में पढ़ा, कौन कौन से रूट कोज है जो हर लगभग जेनेटिकल और साइकोसोशल साइकोलॉजिकल जो कॉजेज हैं, एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स है, वो हर मेंटल डिसऑर्डर्स में आपको देखने को मिलेंगे। हमने फोबिया में किया, जेनेटिक नहीं, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में किया था, पैनिक अटैक्स में किया था, और एंजाइटी डिसऑर्डर में किया था। कौन से चैप्टर में? फिफ्थ चैप्टर में, इस वाले चैप्टर में। एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, फोबिया डिसऑर्डर्स, इन सभी के बारे में पढ़ा। इनमें हमने एटियोलॉजी पढ़ी और प्रिजर्वेंस को पढ़ा। ठीक है, इनके सिम्टम्स पढ़े, ये सब हम कर चुके हैं ऑलरेडी। थर्ड चैप्टर के बाद हमने क्या किया था, फोर्थ चैप्टर में मेंटल डिसऑर्डर्स के जो चाइल्डहुड मेंटल डिसऑर्डर है, पीडीडी परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, सीडीडी चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, या एडीएचडी अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, या हमने किया ओडीडी ओबेसिव डेफिएंट डिसऑर्डर, सीडी किया कंडक्टिव डिसऑर्डर। तो कितने सारे डिसऑर्डर किए, मेंटल डिसेबिलिटी या मेंटल रिटार्डेशन और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के टॉपिक्स को हमने कवर किया। तो ये एक रिवीजन था कुछ टॉपिक्स के बारे में, मैंने आपको बताया। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो डेफिनेटली आप इन चीजों से अवेयर होंगे और आपको भी सुनने में भी थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लगा होगा। अभी हम लेसन 6 को कवर करते हैं। दो ही टॉपिक मैंने बताया, जैसे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओके, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर से शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है भाई एंजाइटी, जो कि हम कई बार कर चुके हैं। एंजाइटी हो गई, एंजाइटी हो गई, एंजाइटी हो। एक बार फिर से मैं एंजाइटी का मीनिंग बताता हूँ, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, फिर जनरलाइज एंजाइटी पर चलते हैं। ठीक है, तो एंजाइटी क्या होती है भाई। फॉर एग्जाम्पल आप देने जा रहे हैं एग्जाम। अब ये एग्जाम को मान लीजिए 2 दिन बचे हैं। ठीक है, बिफोर 2 days यू आर फीलिंग सम टेंस इन योर बॉडी, नर्वसनेस, इमोशंस अनस्टेबल होते जा रही हैं, वरी, एक्सेसिव वरी हो रही है भाई क्या होगा एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी फर्स्ट बुक का एग्जाम है, आपने 3 या 4 दिन पहले वीडियोस देखना शुरू किया और अब आपके मन में क्वेश्चन है कि कैसे एग्जाम जाएगा भाई। ठीक है, हाउ मच टाइम इट विल टेक, कितना मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो कितनी वीडियो से प्रिपरेशन हो सकती है, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, व्हाट आर द क्वेश्चन। ओके, फिर आपने सोचा जो क्वेश्चंस आएंगे क्या मुझे वो एग्जाम में मैं लिख सकता हूँ, क्या मुझे वो याद रह जाएगा। अगर याद रह जाएगा तो क्या मैं एज इट इज जैसा कि मैंने पीडीएफ में पढ़ा वैसे लिख सकता हूँ। तो ये सभी क्या है, अनवांटेड थॉट्स हैं, एक्सेसिव वरी है फ्यूचर आउटकम्स के लिए, ऐसा हम कहते हैं। तो आप कहेंगे यार मुझे ना थोड़ी एंजाइटी हो रही है यार, ऐसा क्यों हो रहा है अभी एंजाइटी, क्योंकि आप उस जो चैलेंज आपको आने वाला है उसके लिए आप प्रिपेयर नहीं हैं, और आप उससे रिलेटेड काफी सारी प्रॉब्लम्स को सोच पा रहे हैं, काफी सारी
प्रॉब्लम्स आपके माइंड में आ रही है, काफी सारी क्वेश्चंस हम कहेंगे, प्रॉब्लम नहीं क्वेश्चंस कहेंगे, कि आपके क्वेश्चंस इतने ज्यादा और एक्सेसिव वरी वहां पर, ये होती है एंजाइटी। अभी आप ये बिल्कुल मत कंफ्यूज हो जाइए कि मैंने जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में बताया, बिल्कुल नहीं भाई। अभी मैंने सिर्फ एंजाइटी का मीनिंग बताया आपको कि एंजाइटी एक्चुअल में होती क्या है। एंजाइटी एक्सेसिव वरी किसी भी एक चीज से, या अनवांटेड या मल्टीफेसेटेड होती है ये, ठीक है। तो काफी सारी चीजों के बारे में आप सोच रहे हैं एक ही टाइम पर, तो वो भी एंजाइटी है। ये फ्यूचर आउटकम के लिए होती है कि फ्यूचर में जो प्रॉब्लम आप फेस करने वाले, जो चैलेंज आप फेस करने वाले, उससे रिलेटेड हो सकते हैं, वो एंजाइटी होती है। बॉडी में आप टेंस फील करेंगे, बॉडी को थोड़ा सा नर्वसनेस फील करेंगे, तो आपकी जो हम कहते हैं ना, बार बार यूं करते हैं, देखो पता नहीं क्या होगा भाई, है ना, डीप ब्रीदिंग करते हैं, स्वेटिंग भी होती है, ये कुछ सिम्टम्स हमने एंजाइटी डिसऑर्डर्स में पढ़ लिए हैं। तो किसी भी टर्म को डिसऑर्डर बनने में टाइम लगता है। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, जनरलाइज में जो हर किसी व्यक्ति में, हर किसी व्यक्ति में नहीं, सॉरी, यहाँ पर हम कहेंगे जनरलाइज मीन्स है जो आप हर एक चीज को लेकर, फॉर एग्जाम्पल अभी आप वीडियोस देख रहे हैं, आप वीडियोस देखते देखते ऐसा सोच रहे हैं यार ये वीडियो मुझे समझ आएगी या नहीं आएगी, क्या ये नोट्स मुझे मिल जाएंगे, या फिर हम कहें कि मुझे पता ही नहीं यार मैं सोच क्या रहा हूँ, इधर उधर की बातें दिमाग में आ रही है। लेकिन अभी ये भी जनरलाइज एंजाइटी होगी, एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं होगा। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर तब होगा जब आप इस तरह के थॉट्स आपके हर एक की, मेरे साथ में जो पीसी है यार वो एकदम बंद तो नहीं हो जाएगा, मॉनिटर चल रहा है कहीं एकदम फॉल्ट तो नहीं आ जाएगा, या मेरे ऊपर पंखा चल रहा है भाई वो तो नहीं खराब हो जाएगा, वो मेरे ऊपर गिर तो नहीं जाएगा, मैं यहाँ से भाग चला जाऊं। तो ये सभी एक्सेसिव वरी, समझ पा रहे हैं आप, है ना, एक्सेसिव वरी। और ये सभी क्या करेंगे, मेरी लाइफ में होने वाली एक्टिविटीज को डिस्टर्ब करेंगी, मेरी लाइफ की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करेंगी। और अगर ये डिस्टर्बेंस एक या दो बार हो जाए, इट्स ओके, नॉर्मल होती है, आपको घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर ये कंसिस्टेंट पैटर्न शो कर रही है, कुछ हफ्ते आपको देखने को मिल रही है, कुछ महीने हो गए आपको इनसे सफर करते हुए, तो आपको डेफिनेटली, आपको नहीं बल्कि उस पेशेंट को हम कहेंगे, या उस पर्सन को, उस क्लाइंट को जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए, समझने के लिए अभी हम थियरी पर चलते हैं। यहाँ पर आप एक स्वीट सा कप देख सकते हैं, देखिए कप कितना सोच रहा है। अब ये चाय का कप है, एंजाइटी है ना, समझ रहे हैं, इस टी के कप को एंजाइटी हो रखी है। व्हाट इफ नोबडी लाइक्स मी, अगर मुझे किसी ने पसंद नहीं किया, या मेरा टेस्ट बिल्कुल बेकार मिला, या मैं काफी ठंडी हो गई होंगी, या फिर मैं जो काफी गर्म हूँ, अगर मैं सही भी हूं तो क्या मैं सही लगूंगी इस लोगों को। इतने सारे अनवांटेड क्वेश्चंस है यार, ये तो आपको भी पता होगा। तो एंजाइटी होपफुली आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब जनरलाइज एंजाइटी की थ्योरी पर चलते हैं, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की, अब अगर आपको समझ में आ गया है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम कुछ और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करें। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर is a common mental health condition characterized by excessive persistent worry, anxiety that interfere with daily life. Phobias and social anxiety disorder, GAD doesn't focus on specific situation or trigger. हमने क्या पढ़ा था, फोबिया में और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में एक स्पेसिफिक कंडीशन हो, जैसे कि मैंने अभी एग्जाम के बारे में बता दिया, तो मैंने एग्जाम का एग्जाम्पल एंजाइटी में लिया, ना कि मैंने जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में लिया। जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में मैंने एग्जांपल लिया पीसी का, स्क्रीन का, फैन का, या फिर मेरे एनवायरनमेंट में चल रही हवा का, फैन गिर ना जाए, मतलब अनवांटेड थॉट कि जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ वो चेयर ना एकदम टूट जाए। ये मतलब हर एक चीज के बारे में, अभी मैं पेन टैब यूज कर रहा हूँ यार, इस पेन में कभी कोई भूत निकल के आ जाए, अनवांटेड थॉट्स आ रहे हैं, हर एक चीज को लेकर आ रहे हैं। फोबियाज और सोशल एंजाइटी में हमारे जो थॉट्स होते हैं वो स्पेसिफिक किसी ना किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस से कनेक्ट होते हैं, समझ पा रहे हैं। जीएडी में ऐसा कुछ नहीं होता। जनरलाइज्ड फीलिंग होती है अनइजीनेस की, अप्रीहेंशंस की अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। न जाने कौन से लाइफ एस्पेक्ट को आप पिक करें और उसके बारे में सोचना शुरू कर दें, आपको भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, ये होता है जीएडी। यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा जीएडी, एंजाइटी, फोबिया, पैनिक, इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, वीडियो के एंड में मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे दूंगा ताकि आप जल्दी से जल्दी इसको एक बार रिकॉल कर पाए कि हाँ आज हमने ऐसा किया। सिम्टम ऑफ जीएडी, अभी आप सिम्टम्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जीएडी के सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम से पहले मैं आपको क्या बताना चाहूंगा, क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बताना चाहूंगा। अभी देखिए, डायग्नोस जीएडी को बारे में आपको पता कैसे चलेगा भी किसी को जीएडी है? जो सिम्टम्स अभी हम करने वाले हैं उनमें से या तो वो सारे ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है, या फिर उनमें से कुछ प्रेजेंट होंगे। टाइम ड्यूरेशन क्या होगी? एटलीस्ट 6 मंथ,
कि भाई आप 6 महीने से कोई पर्सन इनसे सफ़र कर रहा है, उन जो ऊपर अभी हम सिम्टम पढ़ेंगे, तो उनसे 6 महीने हो गए भी उसको सफ़र करते हुए, और उन 6 महीनों में उसकी जो लाइफ है जो काफ़ी इफेक्ट हुई है, डेली लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी फंक्शनिंग वो प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, ठीक है, जो डेली टास्क हैं उनको नहीं कंप्लीट कर पा रहा है, तो ये सभी जीएडी को अफेक्ट करती है। टाइम ड्यूरेशन आपको पता चल गया, सिम्टम्स को पढ़ेंगे। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, जो सिम्टम्स हैं उनकी सीवियरिटी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, ठीक है, और पीपल विद जीएडी में एक्सपीरियंस सम ऑफ एंड ऑल ऑफ सम और ऑल ऑफ दिस सिम्टम्स, उनमें से कुछ सिम्टम्स ही देखने को मिल सकते हैं या फिर सभी सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक दो देखा, हो सकता है 2-3 सिम्टम्स हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2-3 सिम्टम्स है तो उसको जीएडी नहीं है, कि हमें तो पूरे सिम्टम ही मैच करने हैं, नहीं, कम सिम्टम्स में भी जीएडी हो सकता है, ज्यादा सिम्टम्स में भी जीएडी हो सकता है, वो उसकी सीवियरिटी पर डिपेंड करती है पर्सन की। अब जो सिम्टम्स हैं वो टाइम टू टाइम, मान लीजिए पहले 1 महीना काफी सीवियर थे, लेकिन उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो धीरे धीरे वो कम होते गए या फिर उन पे ध्यान कम जाने लगा है। इन तीनों पॉइंट्स के बारे में भी आपको पढ़ना होगा या समझना होगा। अब सिम्टम्स की बात करते हैं, कौन से सिम्टम्स हैं जो 6 महीने लगातार दिखने पर हमें कंसल्ट करना होगा एक अच्छे से साइकोलॉजिस्ट से, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से, जो हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा सके। तो सबसे पहला ही एंजाइटी का फीचर आता है भाई, एक्सेसिव वरी, यू आर थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग व्हाटएवर योर एनवायरनमेंट एग्जिस्ट, है ना। सो हम कह सकते हैं कि अनकंट्रोलेबल वरी अबाउट एवरीडे थिंग, लाइक फाइनेंस के बारे में सोच रहे हैं, यार मेरा फाइनेंस इतना अच्छा है, ठीक है, या इतना बुरा है, हेल्थ, तो मेरा हेल्थ का क्या होगा, रिलेशनशिप टूट जाएंगी, मेरे काम पर अफेक्ट होगा, स्कूल परफॉर्मेंस कैसी होगी, अनवांटेड, तो एक्सेसिव। रेस्टलेस और फीलिंग ऑन एज, फीलिंग ऑन एज का मीन्स है कि आप रिलैक्स नहीं हो सकते। जब आप किसी किनारे पर चलते हैं, पतली पगडंडी पर चलते हैं, पगडंडी समझते हैं, किसी भी एक पतले से रास्ते पर जहां पर सिर्फ आपके 2 पैर ही मुश्किल से रखे जाएं, उसको ऊपर आपको चल के जाना होता है, तो आपके अंदर बैलेंस वाली फीलिंग थोड़ी कम आती है, आप ऐसे हाथों को करके चलते हैं, है ना, ताकि मैं बैलेंस बना सकूं। तो रेस्टलेस और फीलिंग ऑन एज, इस तरह की फीलिंग आएगी कि आप रिलैक्स फील नहीं करेंगे, ठीक है। बीइंग इजीली फटीग, आसानी से थक जाना, टायर्ड, ड्रेन्ड इवन आफ्टर गेटिंग इनफ स्लीप, कई बार ऐसा लगता है कि हम सो चुके हैं, हम ऐसा होता है ना कि भाई नींद को पूरा कीजिए, फिर आपकी ना माइंड आपका रिफ्रेश हो जाएगा, है ना, या फ्रेश हो जाएगा, और फिर आप अपना काम करेंगे तो बेहतर तरीके से कर पाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हम सो के उठे हैं अभी और हमें अभी भी अच्छा फील नहीं हो रहा, है ना, कॉन्सेंट्रेटिंग और माइंड गोइंग ब्लैंक, अब उनको फोकस करने में प्रॉब्लम आ रही है, समझ पा रहे हैं। अब मान लीजिए आप वीडियोस देख रहे हैं तो हो सकता है वीडियो में भी मन ना लगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको ओसीडी कह रहा हूँ, जीएडी है या जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब आप इन सिम्टम्स को देखेंगे ना, आपको कई बार ऐसा लगेगा यार ये तो मुझको होके भी जा चुका है ना, मुझको तो पहले था, 1 साल पहले मुझे जीएडी था, या मुझे 1 साल पहले ओसीडी था। कुछ सिम्टम्स आपके और हमारे सभी के मैच करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीएडी आपको या मुझको है, ठीक है, ये नॉर्मल लाइफ का एक पैटर्न है। मैंने इसीलिए सिम्टम से पहले आपको टाइम ड्यूरेशन बताया, मैंने बताया कि इस तरह के सिम्टम्स अगर दिखे और ये सिम्टम आपकी डेली फंक्शनिंग को अफेक्ट करेंगे, तो वहां पर पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि आपको जीएडी हो या किसी एक पर्सन को जीएडी हो। इरिटेबिलिटी मतलब किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया तो परेशान हो जाना, शॉर्ट टेम्पर्ड, जल्दी गुस्सा आ जाए, ठीक है। मसल्स टेंशन, मसल्स में टेंशन दिखना, हम कहते हैं ना कि बॉडी थोड़ा टेंस फील करे, हम फील लिटिल टेंस और नर्वस, है ना, तो उस तरह की वाली फीलिंग होना। स्लीप प्रॉब्लम, आपको नींद नहीं आएगी। एंजाइटी में ऐसा होता है ना कि कल को एग्जाम है यार, मुझे नींद ही नहीं आ रही, रात भर पढ़े जा रहे हैं, तो वो नॉर्मल एंजाइटी है, 1-2 बार ऐसा हो जाता है। लेकिन डेली बेसिस पर आपको नींद ही ना आए, आप एक्सेसिव वरी कर रहे हैं कि यार अगर मैं सो गया और बेड खिसक गया, जमीन धरती से निकल जाती है मेरे पैरों तले से, आप लोगों ने ऐसे विचार अगर रख लिए तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। स्टेइंग एस्लीप, रेस्टलेस स्लीप, ट्रबलिंग ब्रीदिंग, ट्रबल ब्रीदिंग, अब आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। फीलिंग ऑफ लाइट हेडेड और डिजी, आपको चक्कर आ सकता है, ड्राई माउथ फील हो सकता है, स्वेटनिंग, अब स्वेटिंग कब हो सकती है, जब टेम्परेचर ठंडा है, जब भी आपको स्वेटिंग है जो क्या हो सकती है, स्वेटिंग हो सकती है। नोजिया और डायरिया, अब नोजिया क्या होता है कि आपके अंदर ना कुछ ऐसी अजीब सी फीलिंग आती है ना, अब जब हम वॉमिट होता है किसी को, आप लोगों को भी कभी हुआ होगा, तो उससे पहले एक अजीब सी फीलिंग होती है ना, और उसको फीलिंग अल्टीमेटली किसको लीड करती है, वॉमिटिंग को, तो उसको नोजिया बोलते हैं, ठीक है।
अर्जेंसी टू यूरिनेट, कई बंदों को होता है कि भाई एंजाइटी के दौरान एग्जाम से पहले उनको बार बार वॉशरूम जाना होता है कि मुझे ना अभी यूरिन पास आउट करना होगा तो मैं बार बार जा रहा हूँ। फीलिंग शेकी और ट्रिम्बलिंग, बॉडी में कंपन महसूस करना, ठीक है। तो आप इन पॉइंट्स को पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या इनमें से मुझे कोई नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है भाई ये हमें जो नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको किसी को जीएडी में बना दो अभी, है ना। तो सिम्टम्स के साथ साथ आपको क्लिनिकल फीचर्स कैसे उसको डायग्नोज करना है ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिम्टम्स चल रहे हैं और अपने फैमिली में आज शाम तक आप कहेंगे अच्छा तुम बार बार यूरिन करते हो तो तुम्हें जीएडी है, तुम्हें अब आ जाओ मेरे पास काउंसलिंग के लिए, या फिर तुम एक ही बात को बार बार मुझे बोल रहे हो, रिपीटेटिव बिहेवियर शो कर रहे हो तो आपको ओसीडी है, आपने ऐसा बोल दिया। ऐसा नहीं होता, इसकी कंसिस्टेंसी, टाइम पीरियड, क्लिनिकल डायग्नोसिस आपको पता होना चाहिए, तभी हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसी एक इंडिविजुअल सफर कर रहा है जीएडी से या ओसीडी से। अब बात करते हैं प्रीवलेंसेस की, तो 3 to 5% जनरल पॉपुलेशन में जीएडी देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन जो डिसऑर्डर्स है वो जीएडी है। मैक्सिमम आपको इस तरह के केसेस देखने को मिल जाएंगे क्योंकि लाइफ में कंपटीशन के साथ साथ स्ट्रेस लाइफ का इतना बढ़ गया आजकल लोगों की लाइफ का, तो वहां पर कहीं ना कहीं वो अपने माइंड में आने वाले थॉट्स पर कंट्रोल नहीं कर पाते, है ना। तो उस वजह से हम कह सकते हैं, या फिर इन वजहों को जानने के लिए एटियोलॉजी ऑफ जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर को हम स्टडी करते हैं। कौन कौन से रीजन ऐसे हो सकते हैं कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से जीएडी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होने के चांसेस या पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। सबसे पहले इनमें हम बताएंगे कैटेगरी वैसे है बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। अब ये तीन मेन कैटेगरी हम सेकंड चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, है ना, थर्ड में सॉरी, डेवलपमेंटल ऑफ पैथोजोनिज में हम ये पढ़ चुके हैं। तो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल अब इनको ब्रीफली डिस्कस किया जाने लगा है स्पेसिफिक टू जीएडी, ओसीडी, एंजाइटी डिसऑर्डर, एसएडी, पैनिक, ये उनसे रिलेट करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जेनेटिक, आप अब तक हम सब में जेनेटिक पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी वही रीजन है कि अगर हमारे पेरेंट्स में किसी को जीएडी है, किसी ने सफर किया है उस कंडीशन से, तो उनके अंदर से हमारे अंदर जो जीन्स आ रहे हैं वो जीन रिस्पॉन्सिबल होंगे या ससेप्टिबल होंगे कि हम भी वहां पर जीएडी के शिकार हो सकते हैं। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू जीएडी हम यहाँ पर कहेंगे। किसी की फैमिली हिस्ट्री में एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं तो वहां पर चांसेस ज्यादा हैं कि आपको भी जीएडी होने के चांसेस हो सकते हैं। अब आपको नहीं कहने का मतलब है कि यहाँ पर पेशेंट, अभी मैं आपको समझा रहा हूं तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो जीन्स पोटेंशियली इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ एंजाइटी रिलेटेड न्यूरोट्रांसमीटर एंड ब्रेन सर्किट्स, समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट आता है ब्रेन केमिस्ट्री। ब्रेन केमिस्ट्री में किसकी बात करेंगे, जो अभी हमने की भाई न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर ये वाले। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं भाई, न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से पास आउट करते हैं और हमें रिस्पॉन्स करने में हमारी हेल्प करते हैं। और एग्जाम्पल, बाहर से आपने कोई स्टिमुलस ली, जो दुखी कोई स्टिमुलस है, कहने का मतलब है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस फील करें, जिसकी वजह से आप सैडनेस फील करें, कोई ऐसी स्टिमुलस आपको देखने को मिली, मान लीजिए आप एग्जाम में फेल हो, ठीक है। लेकिन एग्जाम में फेल होने के साथ साथ आपके ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन या अमीनोब्यूट्रिक एसिड्स, इनमें इम्बैलेंस हो जाता है। अगर बैलेंस होगा तो आप उस स्ट्रेस को झेल पाएंगे, ठीक है। अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो आप उस स्ट्रेस को नहीं झेल पाएंगे, और जिसकी वजह से अगर लंबे समय तक ऐसा चलता रहा कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स में इम्बैलेंस है लंबे समय से, तो आपको जीएडी होने के चांसेस बन जाते हैं। क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारी हेल्प करते हैं मूड को रेगुलेट करने में, इमोशंस को रेगुलेट करने में, जो स्ट्रेस, जो एंजाइटी एनवायरनमेंट से हमें मिलती है उसको रिस्पॉन्स करने में, हाउ रिस्पॉन्स अगेंस्ट दैट स्ट्रेस और एंजाइटी वाली कंडीशन से, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अभी आप देखिए जो न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे ब्रेन के किसी हिस्से से मिलकर ही तो जाती है, ऐसा थोड़ी हवा में चल रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर, है ना। तो हो सकता है जहां से न्यूरोट्रांसमीटर पास हो रहे हैं कुछ ब्रेन के रीजन है, सर्टेन ब्रेन रीजन, जैसे कि अमिगला हो जाता है, हिपोकैम्पस हो जाता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हो जाता है, ये भी इनमें अगर डिसफंक्शन आपको देखने को मिलेगा, इम्पेयरमेंट अगर हो जाती है, तो ये भी चांसेस बढ़ा देते हैं जीएडी होने के, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं इमोशंस को प्रोसेस करने में, मेमोरी को प्रोसेस रेगुलेट करने में, फियर और एंजाइटी रिस्पॉन्सेस को रेगुलेट करने में हमारी ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन भी हेल्प करती है। पर्सनैलिटी फैक्टर कहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। न्यूरोटिसिज्म अगर आपकी पर्सनैलिटी, ऐसा होता है नहीं कि एक्सट्रोवर्ट जो पीपल होते हैं ना वो ज़्यादा खुश रहते हैं क्योंकि वो लोगों से बात करेंगे,
तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहेंगे। इंट्रोवर्ट पीपल है तो वो लोगों से कम बात करना शुरू किया। तो इन्हीं में से एक, जैसे कि नियोपाई हमने फर्स्ट सेमेस्टर में स्टडी किया था, फर्स्ट ईयर में सॉरी, वहाँ से एक टर्म है न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म वो पर्सनैलिटी है जहाँ पर आपके इमोशंस अनस्टेबल रहते हैं, ठीक है, आप इमोशनल, आपका कंट्रोल नहीं होता उन पर, आपको एंजाइटी ज़्यादा फील होगी। अगर आपकी पर्सनैलिटी न्यूरोटिसिज्म है तो हम यहाँ पर जीएडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। समझ पा रहे हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर, अब एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या होगा, किसी बच्चे को अगर कोई चाइल्डहुड ट्रामा है, उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, एब्यूज, उसके साथ कोई हरासमेंट हुई है, तो क्या होता है कि अगर कोई लंबे समय तक ऐसा केस चल रहा है भाई, ऐसा सिनारियो चल रहा है कि किसी को अब्यूज किया जा रहा है, हराश किया जा रहा है, तो आफ्टर सम टाइम उसको उन चीज़ों की आदत हो जाती है, वो उन चीज़ों से सफ़र करने लग जाता है। एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसा माहौल पैदा कर देती है कि वो एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है कि भाई हमारे अंदर एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, और एक बार ऐसा होने लग जाए तो लंबे समय तक अगर वो चलेगी तो आपको जीएडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एनवायरमेंटल फैक्टर में जैसे कि फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो सकती हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकती है, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है। मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में जीएडी होने के चांसेस हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं भाई? रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट चलता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता, प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर पाते, कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व नहीं कर पाते, और इनके चलते अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स लंबे 6-7 साल तक, सॉरी 6-7 महीने तक चलती हैं, 6-7 साल तो काफ़ी हो जाते हैं, तब तक तो रिलेशनशिप एंड होने को आ जाती है। अगर एंड नहीं होती है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक पर्सन का जो रिलेशनशिप में वहाँ पर है, उसके हेल्थ को अफेक्ट देखने को मिलेगा, और उनमें से एक अफेक्ट जीएडी भी हो सकता है। कॉग्निटिव फैक्टर्स की बात करते हैं तो एक्सेसिव वरी, हम हमारा ही सोचने का नजरिया खराब है, सोचने का तरीका खराब है, रेशनल थॉट पैटर्न्स को सोच रहे, तो कॉग्निटिव फैक्टर भी वहां पर कंट्रीब्यूट करेंगे जीएडी को, ठीक है। बायोलॉजिकल वुल्नरेबिलिटीज, अब बायोलॉजिकल वुल्नरेबिलिटीज में आपको एक पॉइंट देखने को मिलेगा भाई, थ्रेशहोल्ड। थ्रेशहोल्ड का मीनिंग मैं बताता हूँ। देखिए, बाहर से कोई स्ट्रेस आ रहा है, मान लीजिए अभी थोड़ा बहुत स्ट्रेस है तो मैं झेल लूंगा, ठीक है। आप कहेंगे कि इतना मेरा स्ट्रेस होल्ड है, कि मान लीजिए एक स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है, कोई एक स्टिमुलस है, तो इट्स ओके वाली फीलिंग होगी, आप ऐसे करें, ठीक है। तो हम कैसे समझें, यहाँ पर आप स्ट्रेस लिख दीजिए और यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस, ठीक है। अगर आपको एक स्ट्रेस देखने को मिल रहा है तो आपकी परफॉर्मेंस फिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दो स्ट्रेस, दो हम कहें दो स्टिमुलस आ गई हैं तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 3 आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 4 आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन 10 आ जाएं तो आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, आप बैड फील करेंगे, ठीक है। ऐसा मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। कहने का मतलब है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कोई पर्सन एक ही स्ट्रेसफुल कंडीशन आने पर गिव अप कर देते हैं, कुछ पर्सन 2 स्ट्रेसफुल कंडीशंस पर, कुछ पर्सन 3 और कुछ पर्सन 10 के बाद भी नहीं करते। वो नेवर गिव अप करते हैं और बार बार कोशिश करते हैं उनको फेस करने की। तो बायोलॉजिकल वुल्नरेबिलिटीज आप एक इम्यून सिस्टम की टर्म से समझ सकते हैं, एग्जैक्टली इम्यून सिस्टम नहीं होगा यहाँ पर। लोअर थ्रेशोल्ड का मीनिंग है कि भाई आप जल्दी गिव अप कर देंगे, हायर थ्रेशोल्ड का मीनिंग होगा कि आप लेट गिव अप करेंगे, आप उनसे लड़ाई करते रहेंगे, फेस करते रहेंगे आप, ठीक है। मेडिकल कंडीशन एंड सब्सटेंस अब्यूज, कई बार क्या होता है कि हम एंजाइटी से बचने के लिए अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है ना कि हम पढ़ रहे हैं और हमारा मन किया अरे यार आज तो तलब लगी है, 2 कश लगा लिए जाएं, तो वो लगा लेता है, या मैं 2 पैग लगा लूं, या फिर आपने कोई इंजेक्शन इंजेक्ट किया है अपनी बॉडी में, कोई ड्रग इंजेक्ट किया है, तो इस मामले में आप क्या करते हैं, आप एक पर्टिकुलर एंजाइटी से बचने के लिए ऐसा करते हैं कि अरे यार एक ही बार तो करेंगे, फिर मजा आ जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, फिर से एंजाइटी होगी, जैसे ही आपने वो ड्रग खत्म हुआ, उसका नशा कम हुआ, नेक्स्ट टाइम फिर आपको ऐसी ही एंजाइटी होगी, फिर आप ड्रग। तो इससे वो भी एक लगातार जीएडी का रीजन बन सकता है कि आप कॉन्टिन्यूअस तरीके से ड्रग का यूज कर रहे हैं। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। देखिए मैंने इसमें ना काफी टाइम लगा दिया जीएडी पे, मैंने इसलिए इस पे टाइम लगाया क्योंकि नेक्स्ट जो ओसीडी आएगा ना, मैं उसका मीनिंग आपको समझाऊंगा, ट्रीटमेंट्स भी आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा, सिम्टम्स आपको करने होंगे, ठीक है। चलिए ट्रीटमेंट की बात करते हैं। सीबीटी, माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। सीबीटी मैंने बताया सिंपल सा मेथड है, इरेशनल थॉट पैटर्न जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, जो भी थॉट पैटर्न आ रहे हैं उसको चैलेंज करें, ऐसा क्यों हो रहा, समझ पा रहे हैं। मान लीजिए आपके दिमाग में एग्जाम से रिलेटेड आ रहा है भाई, सिलेबस क्या है, ठीक है, क्लासेस कहाँ से लें, नोट्स कैसे करें, या फिर हम है जो इतने टाइम में इतनी कम ड्यूरेशन में कैसे पढ़ें, क्या मैं जो करूँगा वो याद रह जाएगा,
इस तरह की आपको प्रॉब्लम है, एक्सेसिव वरी, आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। समझने का सीबीटी को मैं आपको एक इन शॉर्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे ये इतनी छोटी थेरेपी है नहीं, ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, सीबीटी का जो इरेशनल थॉट पैटर्न, अब ये इरेशनल ही है सभी, ठीक है, इनमें से हो सकता है कुछ रैशनल हो, लेकिन ज्यादातर इरेशनल होंगे। मैं भूल गया तो कौन सा क्वेश्चन आएगा, कैसे मैं करूंगा, कैसे लिखना होगा, अगर टीचर ने मुझे उठा दिया, मेरा एग्जाम छीन लिया, ये सभी इरेशनल थॉट पैटर्न है। तो आप करेंगे, आप इसको एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल से आप ऐसे समझे कि हमने क्या किया कि सबसे पहले मैं सिलेबस देखता हूँ कि हाँ यहाँ पर 16 चैप्टर होंगे, ठीक है, एक बुक के। तो अगर क्लासेस अगर मैं देखूँ तो सारी ही 14 या 12 क्लासेस होंगी इन 16 चैप्टर्स में, जो कि इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी, आपने ऐसा सोचा। नोट्स मैंने एक्सेस कर लिए, ठीक है, अब मेरे पास 12 पीडीएफ है। अब ड्यूरेशन की बात है, मैं 1 पीडीएफ इन 1 डे कंप्लीट करूंगा। आपने ये शेड्यूल किया, आप ऐसा करने के लिए जा रहे हैं, धीरे धीरे आपने चैलेंज ही तो किया इन सभी चीजों को। और 1 बाय 1 आफ्टर 12 डेज यू विल गेट कि आप यार 12 चैप्टर्स आपने कर लिए हैं। और अब आपकी वो प्रॉब्लम थी, अरे ये इतना सारा कैसे कवर होगा, ये आपको अब समझ आ रहा है, समझ पा रहे मैं कैसे रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप इरेशनल थॉट पैटर्न्स को, इरेशनल थॉट पैटर्न की वजह से जो आप बिहेवियर शो कर रहे हैं उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको एंजाइटी क्रिएट कर रहे हैं सीबीटी में। माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी कहती है, माइंडफुलनेस का मीनिंग मैंने काउंसलिंग और पॉजिटिव साइकोलॉजी में, अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी जो MPCE 046 है, उसमें मैंने समझाया था कि माइंडफुलनेस थेरेपीज, माइंडफुलनेस का मीनिंग ही ये है कि आप करंट अवेयरनेस रहें अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड। अब जब थेरेपीज आ जाती है तो हम अपने इमोशंस, बिहेवियर, थॉट प्रोसेस, इनसे करंट अवेयरनेस मीन्स जितना ज्यादा हो सके एट प्रेजेंट हम कितना अवेयर हैं, वो हमारी हेल्प करेगी माइंडफुल बेस्ड थेरेपी। तो कुछ थेरेपीज हैं जैसे कि माइंडफुल बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन, माइंडफुल बेस्ड कोग्निटिव थेरेपी जो हमें हेल्प करती हैं ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ देयर थॉट इमोशन टू रिलेट टू देम इन नॉन जजमेंटल वे। माइंडफुलनेस का मीनिंग क्या है, आप एक्चुअल में ऑब्जर्व कर रहे हैं, जजमेंट कोई नहीं है। ऐसे ही है एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, कि जो भी आपके माइंड में थॉट आ रहा है, आपने किए कि 12 पीडीएफ मैंने भाई ले लिया, अभी मैं 12 दिन तक है जो ये पीडीएफ पढ़ूंगा, एक दिन पीडीएफ, लेकिन आपके मन में अभी भी एक थॉट आ रहा है कि आज आप एक पीडीएफ ओपन करके बैठे हैं पीसी पर, या जो जैसे भी आपने प्रिंट निकलवाया वैसे आप उनको पढ़ रहे हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये थॉट आ रहा है कि अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो, उसको आपको कुछ भी नहीं करना। माइंडफुलनेस का मीनिंग क्या है, आप इस थॉट से अवेयर हैं कि हाँ मेरे मन में देखो अभी ये थॉट आ रहा है, तो आपको कुछ रिस्पॉन्स नहीं करना उस थॉट को, ठीक है, ओके, नो रिस्पॉन्स, नो जजमेंट। उसको आ रहा है, वो आ गया तो जाने दो, समझ पा रहे हैं, आ गया तो जाने दो। दूसरा थॉट फिर आएगा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आएगा, अरे भाई ये भी नहीं आएगा, ये इसके रिगार्डिंग आपको रिस्पॉन्स नहीं। रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, आप कहेंगे कि नहीं नहीं ये वाला मैं छोड़ देता हूं, ये रिस्पॉन्स हो गया। रिस्पॉन्स नहीं, आपको करना है एक्सेप्टेंस, मीन्स आप अपने थॉट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं एज इट इज, जैसे कि वो आ रहा है। कमिटमेंट का मीनिंग ये है कि आप अपनी जो रेगुलर बेसिस पे, जो आपने डेली बेसिस जो एक्टिविटीज आपने कमिट किए कि हाँ मैं 12 दिन में 12 चैप्टर्स को कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा, तो आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए उन स्टिमुलस से अपने वैल्यूज को लगा लीजिए, अपने मोटिव को नहीं भूल पा रहे, और जिस चीज को लेकर आप कमिटेड है उसी में ही आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम दीज स्टिमुलस। समझ पा रहे हैं? तो ये थेरेपीज ऐसा नहीं है कि आपने आज अप्लाई की और कल को आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। थेरेपीज होती हैं वो लंबी होती हैं, ठीक है। मेडिसिन की बात करते हैं अभी। मेडिसिन में SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ये कॉमन टर्म आपको पिछले चैप्टर में भी देखने को मिली थी, इससे पिछले में भी देखने को मिली थी, और इस वाले में भी देखने को मिली है, और आगे भी देखने को मिलेगी। इनके अंडर कुछ ड्रग्स आते हैं, ठीक है, मेडिसिन आती हैं। जैसे कि अब हम GAD की बात कर रहे हैं तो सेट्रालिन, एसिटेलोप्रेम, पेरोक्सिटाइन, तो ये कुछ कॉमनली प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशंस हैं जो GAD के लिए प्रेस्क्राइब की जाती है डॉक्टर्स के थ्रू, ठीक है। आप नहीं देंगे या फिर आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। ये क्या करेंगी, सेरोटोनिन लेवल जो डिक्रीज हो चुका है उसको बैलेंस करेंगी, बैलेंस करने की रीअपटेक करेंगी। समझ पा रही हैं? सेरोटोनिन लेवल कम हो गया, इसी वजह से तो हमारा मूड खराब है। तो अभी जैसे ही आप इनमें से कोई एक ड्रग आपको डॉक्टर रिकमेंड करेगा, आप उनके हिसाब से लेंगे, तो आप क्या करेंगे, इनमें
आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा और आपका मूड अच्छा होता चला जाएगा। नेक्स्ट सेरोटोनिन नॉन एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर SNRI। अब यहाँ पर वेलनाफेक्सिन, रिलोक्सिटाइन, अब प्रोनाउंसिएशन आप इनको ठीक कर लीजिएगा अगर यहाँ पर कोई मिस्टेक हो तो, ठीक है। तो ये कुछ अदर एंटी डिप्रेसेंट हैं। एंटी डिप्रेसेंट मीन्स मान लीजिए सेट्रालिन या फिर पेरोक्सिटाइन लेने से आपको आराम नहीं हुआ या किसी पेशेंट को आराम नहीं हुआ, तो वहां पर हम वेलनाफेक्सिन या डोलोक्सिटाइन या फिर हम कह सकते हैं सेरोटोनिन नॉन एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स वहां पर प्रोवाइड करा सकते हैं। ये क्या करेंगी, एडिशनल बेनिफिट देंगी एंजाइटी में। हो सकता है इनको लेने से सीवियर कंडीशन है ना आराम हो किसी को, समझ पा रहे हैं। तो ये दो ड्रग्स थे। एक और ड्रग का नाम है यहाँ पर, नेक्स्ट आता है हमारे पास बेंजोडाइजिपिन। इसके अंदर कौन से होंगे, लोराजेपम, एल्पेराजोलम, फास्ट एक्टिंग मेडिसिन दैट कैन प्रोवाइड शॉर्ट टर्म रिलीफ फॉर सीवियर एंजाइटी सिम्टम। तब किसी को इतने सीवियर होते हैं कि शायद वो टॉलरेट ना कर पाए, है ना, तो उसके लिए फिर ये वाले ड्रग्स दिए जाएंगे, लोराजेपम या एल्पेराजोलम, क्योंकि उनको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम थेरेपीज वगैरह शुरू कर सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अब लाइफस्टाइल में चेंज करने से भी जीएडी में चेंज आ सकता है, जीएडी को क्योर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल रेगुलर एक्सरसाइज। अभी रेगुलर एक्सरसाइज से क्या होगा, बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा होगा, बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो हमारा मूड अच्छा रहेगा, है ना, ऐसा होता है ना, तो मूड अच्छा होगा, वहां पर एंडोरफिन्स इजिली अच्छी तरह से प्रोड्यूस होंगे बॉडी में। नेचुरली जो हम जब ब्रीदिंग करते हैं ना तो वो नेचुरल पेन रिलीफ कंसीडर किया जाता है। हेल्थी स्लीप हैबिट, आप सोने की हैबिट अच्छी रखें। आपने एक शेड्यूल फिक्स किया, आप उस टाइम सो रहे हैं, प्रॉपर टाइम से उठ रहे हैं। आपने जो सोने से पहले की जो रूटीन है ताकि आप उससे रिलैक्स फील करें, उनमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पार्टिसिपेट का मतलब उनको अच्छी तरह से आप शेड्यूल वहाँ पर बना रहे हैं कि हाँ मैंने सोने से पहले फ़ोन यूज़ नहीं करना है। इस तरह की कुछ आदतें आप बना सकते हैं। कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप शुरू कर सकते हैं, मसल्स रिलैक्सेशन या गाइडेड इमेजरी। इमेजरी का मीनिंग होता है कि आप इमेजिनेशन कर रही हैं कि हाँ कि ये वाली इमेज आपको, मान लीजिए किसी का चेहरा है ना, ऐसा होता है, या फिर कोई टॉय जो आपको अच्छा महसूस करने में हेल्प करता है, या कोई कार या बाइक या कोई आपकी ड्रीम जॉब, इसके बारे में सोच के आपको अच्छा महसूस होता है, आप वो यूज कर सकते हैं। अब बात होती है यहाँ पर जीएडी की खत्म गई, ठीक है। जीएडी आपको होपफुली समझ में आ गया होगा डेफिनेशन क्या है, हालांकि मैंने समझाने की पूरी कोशिश की विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। इफ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट देन यू कैन लाइक द वीडियोस। और अब हम बात कर सकते हैं, ये टोटली डिपेंड अपॉन यू, कोई कंपल्शन नहीं है कि लाइक करें सब्सक्राइब करिए, आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नाम सुनने में थोड़ा सा आपको बड़े वाला लग रहा होगा भाई, ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ऐसा कुछ, लेकिन समझने में काफी इजी है और समझने में समझदार भी है। समझदार मीन्स मजेदार भी है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, देखिए फोटो यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये पर्सन थोड़ा सा क्या फील कर रहा है भाई, सैड फील कर रहा है और क्या कर रहा है, हैंड वॉश कर रहा है। सेकंड पिक्चर में भी इसने सेकंड टाइम हैंड वॉश किए, थर्ड में फिर इसने सेकंड टाइम, सॉरी थर्ड में थर्ड टाइम हैंड वॉश किए, और फोर्थ में फिर से उसने हैंड वॉश किए, और यहाँ पर वो अपने हाथों को टॉवल से साफ कर रहा है, आप देख पा रहे हैं। और फिर से उसको यहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं है भाई, किस चीज़ की सेटिस्फेक्शन नहीं है कि यार मेरे हाथ गंदे, आई थिंक मुझे एक बार फिर से धो लेने चाहिए। समझ पा रहे मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर से वो ऐसे करते करते हाथों को साफ कर रहा है, और यहाँ पर जो हमारा हैंड वॉश है उसने वो खत्म कर दिया बिल्कुल। ये था एक एग्जाम्पल। अब यहाँ से ना मैं कंक्लूजन निकालूंगा, अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा तो पूरा कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। ये यहाँ पर जो ये गुड़िया है, जो ये लड़की है, ये क्या कर रही है, देखिए यहाँ पर ये सोच रही, थिंकिंग चल रहा है अभी ब्रेन में, ठीक है। वो सोच रही है कि मैं क्यों सोच रही हूँ, हो सकता है ऐसा सोचना भी हो सकता है वो ऐसा सोच रही है कि यार मैंने क्या डोर लॉक कर दिया था, या फिर मैंने अपना होमवर्क पूरा किया, मैंने अलार्म लगा दिया, या मैंने अपने हैंड वॉश अच्छे से कर लिए थे। एक ये एग्जाम्पल। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, तो ये सफाई करने वाला कोई ये कार्टून है, आप देख पा रहे हैं। अब मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ, एक नहीं दो तीन दूंगा। मान लीजिए आप लाइब्रेरी में बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि यार ये चेयर्स ना सिमेट्री में नहीं है ना, आप फिर अपना काम करना शुरू कर देते, फिर से आपके ब्रेन में कुछ 2 या 3 मिनट के बाद लगता है यार इनको सिमेट्री में होना चाहिए यार, कहीं ना कहीं मुझे ये अजीब लग रहा है। आई थिंक ओके ठीक है, फिर आफ्टर सम टाइम यू विल से या दिस चेयर आर नॉट इन सिमेट्री,
वो कुछ ना कुछ मुझे शायद ये कर देना चाहिए, आपके माइंड में ऐसा हो रहा है, ऐसा ही थॉट आपको बार बार आ रहा है। एक और एग्जांपल मैं लूंगा, पेंडुलम देखा है आपने, ऐसे दीवार पे यूं जो घड़ी में होता है ना, बार पेंडुलम होता है एक, जो घड़ी में ऐसे मूव करता है ना। आप कहेंगे यार ये ना पेंडुलम एक तरफ ज्यादा मूव कर रहा है, एक तरफ कम मूव कर रहा है, ये थॉट बार बार आना। अब ये जो इंट्रूसिव थॉट है, जो घुसपैठ किए जा रहे हैं आपके ब्रेन में बार 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 अगेन एंड अगेन, तो ये जो थॉट है ना, इसको हम ओबेसिव बोलते हैं, ओबेशन बोलते हैं। ठीक है, ये बच्चे को बार बार लग रहा है यार मेरे हाथ खराब हैं, मेरे हाथ खराब हैं, या मेरी बॉडी खराब है, या मेरी बॉडी पे जर्म्स लगे हैं, मेरे हाथों में जर्म्स लगे हैं, मुझे इसको धो लेना चाहिए, है ना। तो ये जो थॉट है विच मेक्स यू फील दैट यू नीड टू बी हैंड वॉश, यू नीड टू बी शावर, तो ये क्या है, ये थॉट आना ओबेशन है। कंपल्शन क्या होगा कि ये जो थॉट्स आपको कंपेल कर रहा है कि आप जाके हैंड वॉश करें, भाई आपके हाथों में जर्म्स हैं, आप जाके उस सिमेट्री को ठीक करें, वो सिमेट्री में नहीं है, एसिमेट्रिकल है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। आपका सोचना बार बार एक ही थॉट आना कि मैंने डोर लॉक कर दिया था, आप ऐसा करते नहीं, हम लॉक लगा देते उसके बाद उसको लटक के देखते हैं उस ताले को कि अरे यार ये खुल तो नहीं जाएगा, खुल तो नहीं जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि एक ही पर्सन 2-3 बार आने के जाने कई बार चेक करता है भाई। तो ओबेशन क्या होता है कि हम एक ही थॉट को बार 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 दिमाग में आए जा रहा है, कंपल्शन है कि हम उस थॉट से रिलीफ पाने के लिए क्या करें, रिस्पॉन्स करें उस थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग। आ गया समझ में। और अब अगर ऐसा कोई पर्सन बार बार कुछ हफ्तों के लिए एक ही घंटे में 10 बार हाथ धो रहा है, एक घंटे में 20 बार हाथ धो रहा है, और वो कुछ हफ्तों से लगातार चला आ रहा है, तो हो सकता है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को क्या हो, ओसीडी हो। समझ में आया, कितना सुनने में कितना मजेदार लगता है ना। आपको ये समझाने के लिए मैंने थोड़ा मजेदार बनाया, वैसे अगर किसी को हो तो ये प्रॉब्लमेटिक है। समझ पा रहे हैं, तो अब चलिए थियरी पर चलते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 तरीके से लिखा है, आप दोनों पढ़िएगा। ठीक है, अभी मैं दोनों को नहीं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। इंट्रूसिव थॉट्स जो आपके ब्रेन में अनचाहे तरीके से ब्रेन में एंटर कर रहे हैं, वो थॉट्स। ठीक है, रेकरेंट परसिस्टेंट थॉट इमेजेस अर्ग्स, कई बार ऐसा होता है कि यार मैं कुछ खा लूं, या मैं कुछ खा लूं, आप खा लेते हैं थोड़ा सा, फिर मैं कुछ खा लूं। कहने का मतलब है जब जब आपको ऐसा कुछ होता है ना, आपके अंदर कुछ अर्ग्स हैं, या फिर इमेजेस आपके ब्रेन में बार बार आ रही हैं, या फिर आपको लगता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, तो आप उस ब्रेन में आने वाली सिचुएशन से या कहीं उन इमोशन से बचने के लिए आप अपने एक बार हैंड वॉश कर लेंगे कि मैं एक बार अच्छी तरह हैंड वॉश करता हूं। आपने 10 मिनट तक हैंड वॉश किया पूरी अच्छी तरह, ये सोच के कि अब मेरे दिमाग में ये थॉट नहीं आएगा, लेकिन फिर से आ रहा है, फिर से प्रॉब्लम है। तो यहां पर आप देखेंगे थीम ऑफ ओबेशन। ओबेशन मीन्स जो ये एक पर्टिकुलर थीम के रिलेटेड घूमती रहती है, या तो आप लॉक से रिलेटेड होंगे, हैंड वॉश से रिलेटेड, बॉडी वॉश से रिलेटेड, या बॉडी शावर से रिलेटेड कि हाँ मेरी बॉडी पे जर्म्स हैं, तो ये इनसे रिलेटेड पर्टिकुलर थीम है। और ये कि हाँ मेरे हाथ में जर्म्स हैं, ये आपको एंजाइटी क्रिएट करेगी। समझ पा रहे हैं। कंपल्शन क्या कहता है, रिपीटेटिव बिहेवियर और मेंटल एक्ट्स। रिपीटेटिव बिहेवियर शो करना किसके, रिस्पॉन्स टू देयर ओबेशन, जो हमें थॉट्स आ रहे हैं उससे रिलेटेड हमें जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम दैट एंजाइटी विच डेवलप फ्रॉम दीज ओबेशन। जो हमारे उन थॉट्स से, इमोशंस की वजह से हमारे अंदर डेवलप हो रही है, उस एंजाइटी से बचने के लिए हम कुछ परफॉर्म करते हैं। हमने देखा कि हाँ भाई ये कीबोर्ड या ये वाला जो सेटिंग है ना, सोफा सेटिंग, ये अच्छी तरह लग नहीं रही, अब बार बार उसको छेड़ रहे हैं, हाँ ये वाला सोफा इस तरफ, ये वाला सोफा इस तरफ, फर्नीचर को सेट कर रहे हैं, लेकिन सेटिंग बन ही नहीं रही। हालांकि वो सेट है लेकिन आपको नहीं लग रहा। अब ये ठीक है, इतना समझ में आ गया ओसीडी, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। क्लिनिकल फीचर्स की भाई इनसाइट, बंदे को कहीं ना कहीं ऐसा पता होता है कि वो एक्सेसिव वरी कर रहा है इन चीजों के बारे में। ठीक है, रेजिस्टेंस, वो उनको रोकने की कोशिश करता है, क्या कि यार अब मैं उस पर्सन के बारे में नहीं सोचूंगा, या फिर मैं अभी अपने हाथों को देखना ही बंद कर देता हूँ, मैं ऐसे कर लेता हूँ पीछे, मैं देखूंगा ही नहीं मेरे हैंड वॉश, या मेरे हाथों में जर्म्स है, या मेरी बॉडी में जर्म्स है, मैं बिल्कुल सोचूंगा ही नहीं। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान, एक चीज, या किसी एक कंडीशन के बारे में नहीं सोचूंगा, तो दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं वहां पर, आप ऑलरेडी उस चीज के बारे में सोच रहे हैं। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। और अगर आपने कहा कि अरे यार फिर से मेरे दिमाग में थॉट आ गया, तो आप क्या करेंगे, चल एक बार और दो हैंड वॉश कर ले यार, आप एक बार फिर से कर लेंगे। तो आप उस एंजाइटी से बचने के लिए उस बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाते हैं,
है ना। टाइम कंज्यूमिंग, आपका टाइम कंज्यूम होता है। वेरिएबल कोर्स मीन्स इनमें फ्लक्चुएशन होती है, हो सकता है टाइम के साथ साथ सीवियर होते चले जाए, हो सकता है इंप्रूवमेंट होता चला जाए कि हाँ आपने सोचा कि मैं अपनी आदतों को देखूंगा ही नहीं और आप इस काम में सक्सेसफुल हो जाए, आप इस थॉट में आप खुद को कंट्रोल करने में आप हेल्पफुल कंसीडर करें आपके थॉट्स ही। तो ये आपको समझ आ गया एटियोलॉजी का मीनिंग। ठीक है, एटियोलॉजी से पहले मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया, हालांकि मैंने बता दिया था आपको, मोर देन 1 आवर एन आवर पर डे और लास्टली वीक, सर्वर वीक से कुछ हफ्तों से ऐसा चलता आ रहा है, तो आप इसे कह सकते हैं ओसीडी। ठीक है, अब ये एटियोलॉजी, जेनेटिक फैक्टर, न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर, एनवायरमेंटल, फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, ये सभी आपको करने होंगे। ठीक है, ये मैं बिल्कुल नहीं करवाऊंगा अभी। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट पर। सीबीडी अभी मैंने बताया, सीबीडी आप लगा सकते हैं, कॉग्निटिव थेरेपी आप लगा सकते हैं। मेडिसिन यहाँ पर कुछ अलग होने वाली है। सोल्ट वही होगा, सेलेक्टिव, सॉरी साल्ट नहीं कहेंगे यहाँ पर, हम कहेंगे कि सेलेक्टिव सेरोटिन रीअपटेक इनिबिटर। अब ये एक मेन कोर ब्रांड है। ठीक है, इनमें से फिर से आप वहां से ड्रग्स निकाल सकते हैं कौन कौन से होंगे। तो ओसीडी के लिए स्पेशलाइज आप कहेंगे प्रोजेक, फ्लोक्सिटाइन, प्रोजेक, सेट्रालिन, जोलोफेट, या फिर हम कहें फ्लोक्सिमिन, लोवोक्स। ठीक है, अभी ये नाम बिल्कुल अटपटे से हैं, शायद आपको ये धीरे 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 जितनी बार आप इनको पढ़ेंगे उतनी बार आपको ये याद होते चले जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, सेरोटोनिन लेवल को बैलेंस करेंगे ब्रेन में। एक देखिए बिल्कुल अलग यहाँ पर ड्रग आपको दिखाई दे रहा है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, TCAS। ठीक है, ये क्या होता है, क्लोमीप्रेमाइन एनाफ्रेनिल इज ए TCA दैट इज स्पेशली अप्रूव्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ OCD के लिए जो स्पेशल होता है, क्लोमीप्रेमाइन एनाफ्रेनिल। ठीक है, अब जिनकी सीवियर कंडीशन हो जाती है, समझ पा रहे हैं, उनको हमें जो ये वाली मेडिसिन देंगे। लाइफस्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, माइंडफुलनेस थेरेपीज आप दे सकते हैं। होपफुली आपको यहाँ पर OCD समझ में आ गया होगा कि एक ही थॉट अनवांटेड तरीके से आपके ब्रेन में आए जा रहा है आए जा रहा है, और वो थॉट किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर में आपको इन्वॉल्व करा दे कि आप उस बिहेवियर में पार्टिसिपेट करने लग जाए, तो वो OCD है। यहाँ पर हमने GAD किया जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, जो कि क्या होता है, लाइफ के हर एस्पेक्ट से जुड़ा होता है। अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।